Sales tax quiz discussion. A non-listed company is engaged in trading applies for sales tax registration. Where will its registration lie? Okay. A non-listed private limited company, पॉइंट बी लगेगा क्योंकि लिस्टेड ऊपर है. अच्छा सॉरी, ऊपर लिस्टेड और अनलिस्टेड लिखा हुआ है. नहीं, असल में ना इसने नॉन लिस्टेड का लफ्ज लिखा हुआ है लेकिन आगे प्राइवेट लिख दिया है. जब नॉन लिस्टेड प्राइवेट लिख दे तो पॉइंट वन पब्लिक के लिए है, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड हो. तो ये जो इसने लफ्ज लिखा था ना, ये लिखा था प्राइवेट. तो याद रखिएगा, हमने भी क्लास में लिखा था प्राइवेट पॉइंट बी में फॉल करेंगे. प्राइवेट के साथ वैसे नॉन लिस्टेड का लफ्ज दुनिया में लिखा, शायद लिखा जाता हो कभी, लेकिन है ये प्राइवेट, तो प्राइवेट पे पॉइंट बी लगेगा. ट्रेडिंग कर रही है, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ये, ट्रेडिंग कर रही है तो ये. बिजनेस एक्टिविटीज, मेन बिजनेस एक्टिविटीज, ऑप्शन बी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या चीजें प्रोहिबिटेड हैं? इंपोर्ट ऑफ मशीन, ये तो अलाउड है. फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न, ये भी अलाउड है. अ पर्सन होल्डिंग शेल फाइल मंथली रिटर्न. कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनपुट, कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं. नो सेल्स टैक्स रिफंड शेल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड इनपुट मे बी कैरीड फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं. हाँ, सेल इनवॉइस नहीं इशू कर सकते. इफ अ पर्सन इज रॉन्गली कंपल्सरीली रजिस्टर्ड और बाद में पता चले तो इसने एक्सेस टैक्स देना होता है. सिर्फ एक्सेस टैक्स ये होता है कि आपने किसी कस्टमर को गलती से ज़बरदस्ती रजिस्टर किया था तो 118 की चीज़ें बेच दी थी, वो वाला 18 आपने लेना है उससे, गवर्नमेंट ने दुकानदार से. A person applies for deregistration रकम अप्रैल and clear all dues on 25 जून. अब उसे कब डी रजिस्टर करें? उसे डी रजिस्टर किया जाएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन, पेज 613, और फ्रॉम द डेट ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर डिपॉजिटेड. अब इतना टाइम तो नहीं था कि 60 डेज गिनते, मतलब गिन भी सकते थे. अप्रैल मई में 60 डेज पूरे हो जाने थे, या चलो अप्रैल मई में ना भी होते तो जून के पहली तारीख तक या मई के एंड तक पूरे हो जाने थे 60 डेज. तो फिर लेटर 25 जून बना था, ये तो फौरन हमें पकड़ना चाहिए था, दिन नहीं गिनने की जरूरत थी इसमें. एमसीक्यू है, सारी बात है, उससे भी पता है इतना टाइम नहीं है, तो उसने डाटा इतनी आसानी से दिया कि इजीली पकड़ा जाना था. एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बिकम्स वॉइड एब एन इशू इफ शो कॉज नोटिस नॉट इश्यूड विद इन 7 डेज. बाकी तो पता नहीं अपनी तरफ से चीजें डाली हुई थी. इफ सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट फॉल्स. If seller fails to file his return by the last date in which due date of return falls, IRIS will delete seller invoices from buyer return. Will be deleted from buyer return. ये लफ्ज़ था. Residual input tax credit refer to input tax paid on. Residual input tax credit is a residual paid on raw material component and capital goods used for both taxable and exempt sale. Point D. A manufacturer obtains a temporary registration to import machine. Which of the following statement strictly, बिल्कुल लकीर का फकीर बन के, adheres to the restrictions placed on such? Manufacturer can issue sales invoice but cannot claim input tax. Which of the following statement strictly adheres? Can issue sale invoices तो बात गलत है, वो कर ही नहीं सकता. Cannot. अगर मैन्युफैक्चरर सेल इनवॉइस इशू कर दे, बायर कैन स्टिल, नहीं, बायर का भी इनपुट डेड हो जाता है, ये बात भी गलत है. मैन्युफैक्चरर मस्ट फाइल रिटर्न, वो तो करनी है. सेल इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, बिल्कुल.
रिफंड नहीं ले सकता, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इनपुट को। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। इनपुट को कमुलेट कर लें और फोरफिट करा दें, इट कैन नॉट बी, नहीं, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड? वीओएस इंक्रीज होगी तो सेलर इशू करेगा डेबिट नोट, वीओएस इंक्रीज होगी तो सेलर इशू करेगा डेबिट नोट। सिनेरियो 3 सही है ये बात। रजिस्टर्ड बायर चीजें वापस करेगा तो बायर इशू करेगा डेबिट नोट, पहली बात है रूल, ये सिनेरियो 1। वीओएस डिक्रीज होगी तो सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट, सिनेरियो 4 में पहला वाला साइड। अनरजिस्टर्ड बंदा चीजें वापस करे तो अनरजिस्टर्ड है वो, बायर तो कुछ इशू करेगा ही नहीं। अनरजिस्टर्ड बंदा वापस करे तो सेलर ने इशू करनी है। A buyer claimed input in May. In September, they receive a debit note from seller, increasing the value of that supply. बायर ने परचेज रिकॉर्ड की मई में, सितंबर में सेलर ने सेल प्राइस बढ़ा दी। सिनेरियो 3, उसकी सेल प्राइस बढ़ाने से हमारी परचेज बढ़ जाएगी। जब हमारी परचेज बढ़ेगी तो परचेज बढ़ने से गवर्नमेंट को जब नुकसान होगा तो ये एडजस्टमेंट 180 डेज के अंदर की जा सकती है, उसके बाद नहीं। अभी 180 डेज गुजरे ही नहीं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 5 महीने गुजरे, क्योंकि उसको पता था कि दिन एग्जैक्ट गिने नहीं जा सकते, डेट्स दी नहीं हुई, तो महीने आप 5 ही बन रहे हैं। हाउ शुड द बायर हैंडल दिस? द बायर शुड डिक्रीज देयर इनपुट। इनपुट डिक्रीज तो नहीं करना, इसने इनपुट इंक्रीज करना है, ये बात तो गलत है। द बायर शुड इंक्रीज देयर इनपुट, हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल, ये बात सही है और कर सकता है। अभी लिमिट, अभी 180 दिन नहीं गुजरे। बायर मस्ट रिवाइज द ओरिजिनल रिप्रेजेंट, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टू इंक्लूड द न्यू अमाउंट। असल में उसने पूछा रूल 22 के मुताबिक क्या करें। एक ऑप्शन का भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते थे, वो बात भी ठीक है किसी हद तक, पॉइंट सी, लेकिन उसने पूछा रूल 22 की रोशनी में क्या करें, इसलिए ये जवाब देना है। द बायर कैन नॉट क्लेम द एडिशनल इनपुट बिकॉज मोर देन 180 डेज हैव पास्ड। 180 डेज अभी गुजरी नहीं, ये तो कैलकुलेशन करके आपने निकाल लेना था, इसका कोई मसला नहीं था। ये भी आसान सा था, ये भी फ्रॉम कंजम्पशन इन द अराइवल ऑफ, ये रिपीट हुआ वो तो। A registered person want to settle receivable and payable with the same party. What conditions must be met to claim input? Section 73. उस्मान को बुला लें। अगर आपने कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो उसके लिए शर्त है सेल्स टैक्स चार्ज हो और दोनों पार्टीज पे भी करें एफबीआर को सेल्स टैक्स, एंड रजिस्टर्ड पर्सन इज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। पॉइंट बी बस ठीक है, बाकी तो अपनी तरफ से डाली हुई है इसने चीजें। अच्छा, रिवाइज रिटर्न, रिटर्न अगर 60 दिनों के 61 से 120 डेज के अंदर रिवाइज करनी है तो अप्रूवल चाहिए, और अगर 60 दिनों के अंदर रिवाइज करनी है तो एक सूरत में अप्रूवल नहीं चाहिए, अगर गवर्नमेंट को फायदा नुकसान है तो अप्रूवल चाहिए। अच्छा, इन विच सिनेरियो इज अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर नॉट रिक्वायर्ड? अगर टर्न 120 दिनों में रिवाइज करें तो अप्रूवल नहीं चाहिए, ये बात तो गलत है। इस सिनेरियो में तो चाहिए, तो ये तो अधूरी बात है। If the revised return is filed within 60 days and tax payable increases, if tax payable increases and within 60 days, इस सूरत में नहीं चाहिए, ये बात तो सही लग रही है। पॉइंट बी को टिक करेंगे। If revised return is filed within 60 days and refund increase, रिफंड अगर इंक्रीज करे फिर तो अप्रूवल चाहिए।
इफ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर रिसीट, ये तो अपनी तरफ से कोई इसने लाइन डाली है, ऐसी तो कोई है ही नहीं लाइन। ये फाइनल टैक्स होता है 2%। FBR में डिसकंटिन्यू गैस या बिजली इफ अ रजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर फेल्स टू इंटीग्रेट विद FBR सिस्टम। Registered Tier 1 retailer fails to integrate with FBR. Registered Tier 1 retailer fails to integrate with FBR. तब गैस बिजली बंद होगी, ये बात तो सही है। Unregistered person does not register for sales tax. Unregistered person है और रजिस्टर नहीं करा रहा अपने आप को, तो जाहिर बात है he was liable to be registered, लेकिन रजिस्टर नहीं करवा रहा, ये बात भी सही है। A Tier 1 retailer delays payment for 1 month, ये तो ऐसा कोई लाइन लिखी नहीं हुई यहाँ पर, delays payment for 1 month। ऑप्शन डी। Which is correct under section 14A(C) to AE, ये भी आसान था। अच्छा ये देखते हैं अभी क्या है आगे, ये भी वहां से देख के इजीली पता चल जाएगा, नोट से देख के, ये भी नोट से देख के इजीली पता चल जाएगा, और ये भी नोट से देख के इजीली पता चल जाएगा। रिगार्डिंग रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड 6 साल रखने चाहिए, ये भी नोट से देख के, लेकिन अगर केस पेंडिंग चला गया तो फिर 6 साल। अच्छा ये करना था ये रिगार्डिंग द ऑडिट अंडर सेक्शन 25, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से शॉर्ट पे टैक्स पे कर दूं ताकि मुझे 100% पेनल्टी ना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली एक्यूरेट। अगर शो कॉज नोटिस से, अगर नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले आप रिटर्न जमा करवा दें, टैक्स पे कर दें, ही मस्ट पे द टैक्स डिफॉल्ट, नहीं, नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले अगर आपने किया है तो फिर आपको 25% पेनल्टी नहीं है, फिर आपकी 0 पेनल्टी है। If after show cause notice he must pay the tax default surcharge and 25%. After show cause notice तो 100% पेनल्टी है। If paid during audit but before he must pay the, हाँ ये वाली बात तो सही है। The show cause notice can only be cancelled if the tax is paid before audit, नहीं, शो कॉज नोटिस यहां भी हमने कहा था कैंसिल हो सकता है, इधर भी आके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब आपने कम से कम गवर्नमेंट की बात मान ली और टैक्सेस सारे जमा करवा दिए। वो कह रहे हैं शो कॉज नोटिस सिर्फ तब कैंसिल हो सकता है जब इधर खड़े हो, नहीं, इसके बाद भी लिखा हुआ था शो कॉज नोटिस कैंसिल हो जाएगा। चलो